हमारा टॉपिक है एनिमल डिजीज, मानव के रोग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो कहती है अगर कोई भी इंसान अगर स्वस्थ है तो 3 कंडीशन फॉलो करेगा। पहला, वो मेंटली तौर पर ठीक होगा, दूसरा वो सोशली तौर पर ठीक होगा, तीसरा वो फिजिकली तौर पर ठीक होगा। तो अगर कोई भी इंसान मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शारीरिक तौर पर ठीक है तो WHO उसको मानता है कि वो स्वस्थ इंसान है, अदरवाइज उसको कोई ना कोई डिजीज कोज कर रखी है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा आगे आता है एनिमल डिजीज कितने प्रकार की होती हैं। तो जो एनिमल डिजीज होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जेनेटिक डिजीज, दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, तो जेनेटिक डिजीज को बोलते हैं आनुवंशिक बीमारी और एक्वायर्ड डिजीज को बोलते हैं हिंदी में अर्जित बीमारी। तो जो जेनेटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो हमें बाय बर्थ मिलती हैं, जब हमारा जन्म हुआ होता है उसी टाइम से जो बीमारी होती है तो उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज अर्जित बीमारियां होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है बैक्टीरियल डिजीज, दूसरी होती है वायरल डिजीज, तीसरी होती है फंगल डिजीज और लास्ट आती है इसमें बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोआ डिजीज। ठीक है, तो एक्वायर्ड डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो इन 4 फैक्टरों से हमें मिलती हैं। तो पहली होती है बैक्टीरियल, मतलब जीवाणुओं से होने वाली बीमारी, दूसरी होती है वायरल डिजीज, विषाणु से होने वाली बीमारी, तीसरी होती है फंगल डिजीज, कवक से होने वाली बीमारी, और चौथी होती है प्रोटोजोआ डिजीज, जो प्रोटोजोआ से होती हैं। तो जो एक्वायर्ड डिजीज होती हैं वो हमें बाहर से कोई भी अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो इन्फेक्शन कर देगा। तो इस तरह की जो डिजीज हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शन करने वाली बीमारी। उसके बाद इसके अंदर हमें पढ़नी है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो बिना किसी इन्फेक्शन के हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो आज हमें एक एक करके इन डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जेनेटिक डिजीज के बारे में आपको पूरा टॉपिक क्लियर करवाएंगे, फिर बाद में अगली वीडियो के अंदर हम एक्वायर्ड डिजीज के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज वो होती हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, जब हमारा जन्म हुआ होता है तो उस टाइम हमारी जो मम्मी होती है उसके पेट से जो बीमारी हमें अर्जित होती हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। ठीक है, तो जेनेटिक डिजीज क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये आप देखो। जेनेटिक डिजीज जनरली क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आने के कारण होती हैं। क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आने के कारण होती है। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। ऐसी बीमारियां जो हमारे गुणसूत्रों में प्रॉब्लम आने से होती हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक बीमारियां। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो बीमारी है वो आती है हेमोफीलिया। ठीक है, तो जो सबसे पहली बीमारी है उसका क्या नाम है, हेमोफीलिया। पहली बीमारी है उसका नाम है हेमोफीलिया। ठीक है, तो हेमोफीलिया कैसी बीमारी है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं, जो प्लेटलेट्स हैं वो बनना बंद हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर है ना, इस डिजीज के होने के बाद जो हमारी डिजीज के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, रक्त का थक्का, जैसे किसी भी इंसान को अगर कोई भी चोट लग जाती है तो उसका जो ब्लड है वो रुकता ही नहीं, उसका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करता, तो उसका ज्यादा से ज्यादा खून बहता रहेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो खत्म हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस डिजीज के अंदर जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं, जिसके कारण जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती,
रक्त का थक्का नहीं जम पाता, तो उस तरह की जो बीमारी है उसको बोलते हैं हेमोफीलिया। ठीक है, इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज स्याही बीमारी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले रानी विक्टोरिया, मतलब क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के खानदान में सबसे पहले ये बीमारी पाई गई थी। दूसरा इसका नाम है क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये 25 दिसंबर को इसकी खोज हुई थी। सबसे पहला केस इस बीमारी का 25 दिसंबर के दिन आया था, और 25 दिसंबर के दिन हम क्रिसमस का त्योहार बनाते हैं, इसलिए इसको क्रिसमस फैक्टर की डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो पहली बीमारी थी हमारी ये। ठीक है, दूसरी बीमारी का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आपको पता है, जैसे ये हमारी आंख होगी, आंखों के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है रोड सेल्स और दूसरी होती है कोन सेल्स। ठीक है, कोन सेल्स। ठीक है, तो जो रोड सेल्स होती हैं वो व्हाइट और जो ब्लैक कलर है उसको दिखाने का काम करती हैं, और जो कोन सेल्स होती हैं उनका क्या काम होता है? वो अलग अलग तरह के कलरिंग जो पार्ट होते हैं उनको दिखाने का काम करती हैं। ठीक है, तो जो किसी भी इंसान की अगर ये आंख है उसमें दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं रोड सेल्स, दूसरी होते हैं कोन सेल्स। रोड सेल्स व्हाइट और ब्लड कलर को दिखाने का काम करती हैं, और जो कोन सेल्स होती हैं वो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी कोन सेल्स होती हैं वो 1 करोड़ कलर्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कोन सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद इस कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जिस इंसान की कोन सेल्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है ना, कोन सेल्स के क्रोमोसोम से, कोन सेल्स के क्रोमोसोम्स के अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसके अंदर ये बीमारी हो जाती है। क्योंकि कोन सेल्स अगर उस इंसान की खराब हो जाएंगी तो उसको कोई भी कलर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और वो उसको जो है बीमारी हो जाएगी, कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी उसको हो जाएगी। और जो ये रोड सेल्स, जिस इंसान की अगर रोड सेल्स खराब हो जाती हैं तो उस इंसान को कैसी बीमारी होती है? उस इंसान को बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। जिस इंसान की रोड सेल्स खराब हो जाती हैं तो व्हाइट और ब्लैक कलर को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और उसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है, रात को उसको दिखाई अच्छे से नहीं दे पाता। ठीक है, तो जिस इंसान को कौन सेल्स की क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम्स है, तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं ब्लू, ग्रीन और रेड, इन कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अगर वो उसको ब्लू कलर दिखाओगे तो उसको ग्रीन कलर दिखेगा, अगर ग्रीन कलर दिखाओगे तो रेड कलर दिखेगा, अगर रेड कलर दिखाओगे तो ग्रीन कलर दिखेगा, और ग्रीन कलर दिखाओगे तो ब्लू कलर दिखेगा। तो इस तरह की जो बीमारी होती है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी। उसके बाद आती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थर्ड जो डिजीज है उसका क्या नाम है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरी जो बीमारी है उसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो सिंड्रोम टर्म यहाँ पे नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज मतलब बीमारियों का गुच्छा। तो कोई भी जो डिजीज होती है वो एक प्रकार के इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, उसमें अगर आप एक ही प्रकार की दवाइयां लेते जाते हो तो उससे वो ठीक हो जाती है, लेकिन जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर बीमारियों का गुच्छा होता है। ठीक है, बहुत तरह की जो बीमारियां वो एक साथ आ जाती हैं और क्लस्टर बना देती हैं, गुच्छा बना देती हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? ये मेनली मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये सिर्फ नर बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? जो दो तरह के, आपको इसके बारे में एक टर्म और बता दूं आपको, क्रोमोसोम्स का पता होगा आपको, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स के अंदर एलोसोम्स क्रोमोसोम्स हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलोसोम्स और दूसरे होते हैं एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं एलोसोम्स, ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं एलोसोम्स।
एलोजोम्स है जो वो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। मेल का होता है एक्स और वाई, और जो फीमेल होता है, फीमेल होती है उसका होता है एक्स और एक्स। और जो ये ऑटोजोम्स होते हैं ये 22 पेयर होते हैं। 22 पेयर का मतलब 44 जो है क्रोमोसोम्स वो एक साथ मिलते हैं। ये दोनों के अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। एलोसोम सिर्फ डिफर करते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो मेल बॉडी होती है उसके अंदर ये डिजीज हो सकती है। उसके अंदर क्या होता है, देखो कोई भी अगर इंसान पूरा स्वस्थ है, अच्छे तरीके से उसकी बॉडी डेवलप्ड है, तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, मतलब जोड़ा मिलेगा। अगर जोड़े से कम या ज्यादा हुए तो उसको ये सिंड्रोम हो सकता है। तो देखो 22 पेयर तो ये थे, मतलब 44 तो ऑटोजोम्स थे, मेल और फीमेल दोनों के अंदर इक्वल हो गए। यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ तक पूरा लड़का हो गया, मतलब यहाँ तक उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर जिस भी इंसान को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा ना, तो उसके अंदर एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आ जाएगा और टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे 47। और क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए, पेयर्स के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर पेयर नहीं बन गया, एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ये किसके कैरेक्टर्स डोमिनेट करता है, ये गर्ल के कैरेक्टर डोमिनेट करता है। और वो इंसान जिसके अंदर ये तीनों प्रकार के जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर उसको बोल सकते हैं, किन्नर भी आप बोल सकते हो। तो जिस इंसान के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा होता है, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, किन्नर कहा जाता है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको उसको क्या कहना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये था आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट, फोर्थ जो टाइप है वो आती है टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद आता है फोर्थ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ मेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो ये बीमारी है टर्नर सिंड्रोम वाली, ये सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, ये एलोजोम्स में प्रॉब्लम आने के कारण हो सकती है। किसके एलोजोम्स में, गर्ल के जो फीमेल बॉडी है, फीमेल के एलोजोम्स में प्रॉब्लम आने से ये बीमारी हो सकती है। तो देखो उसके अंदर क्या होगा, देखो 44 तो दोनों में इक्वल है, तो वो लड़की होगी तो उसमें दोनों क्रोमोसोम्स क्या होंगे, एक्स और एक्स होंगे। तो इसके अंदर कितने होंगे टोटल 46। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर जिसको ये टर्नर सिंड्रोम की बीमारी होगी, तो उसका जो एक क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 45 हो गए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए था, जो स्वस्थ इंसान है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, उसके अंदर 46 पेयर्स के अंदर क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं है, तो उसको ये बीमारी हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम। इस तरह की जो लड़की है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइल बोलते हैं। वो लड़की बांझ हो जाती है जिसको ये बीमारी है, कोसी टर्नर सिंड्रोम की। वो उस लड़की की बॉडी के अंदर क्या नहीं बन पाता, ओवेरी नहीं बन पाती। जब तक ओवेरी नहीं बनेगी, तो ओवेरी नहीं बनने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट से बच्चा नहीं पैदा होगा। तो जिस इंसान के अंदर, जिस लड़की के अंदर, जिस फीमेल बॉडी के अंदर ये टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है, तो उसकी बॉडी के अंदर ओवेरी डेवलप नहीं होगी, ओवेरी डेवलप नहीं होगी तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो उसका वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो जो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आता है इसका, डाउन सिंड्रोम। जेनेटिक डिजीज की जो 5वीं बीमारी है वो है। उसके बाद आता है 5 नंबर पॉइंट पे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यह किसके अंदर हो सकता है, यह मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑटोजोम्स में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ऑटोजोम्स में प्रॉब्लम आने से हो जाती है ये बीमारी, डाउन सिंड्रोम। और ऑटोजोम्स के कितने पेयर होते हैं, ऑटोजोम्स के 21-22 पेयर होते हैं, ठीक है। तो 22 पेयर होते हैं ना ऑटोजोम्स के। तो जो ये डिजीज है डाउन सिंड्रोम वाली, ये डिजीज 21th पेयर के अंदर प्रॉब्लम आने से हो जाती है। तो जो 21th पेयर था ना, उस पेयर के अंदर क्या क्या थे, 2 क्रोमोसोम्स थे। ये क्रोमोसोम्स के नाम नहीं है, ये आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। मान लो 21वें पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम्स थे, A+
बी। तो इसके अंदर डाउन सिंड्रोम वाले इंसान के अंदर क्या होगा, एक थर्ड जो सिंड्रोम है, एक थर्ड क्रोमोसोम्स है, वो आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टोटल क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए थे, 22 दूनी 44 होने चाहिए थे, और दो ये तीन ही हो गए, 44 और 3 कितने हो गए, 47, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो यहाँ पर पेयर नहीं बढ़ा, और इस तरह का जो इंसान है उसको कैसा सिंड्रोम का होगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो जिस इंसान को डाउन सिंड्रोम की बीमारी है उसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स उनके लक्षण क्या क्या होंगे, उसके अंदर सिम्टम्स होंगे, पहला उसकी बॉडी का जो फिजिकली बॉडी शेप है, उसका फिजिकली बॉडी शेप वो इरेगुलर होगा, ठीक है। दूसरा फिजिकली बॉडी शेप इरेगुलर होगा। दूसरा पॉइंट वो मेंटली रिटायर्ड होगा, मेंटली रिटायर्ड होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, उसके बाद उस इंसान को क्या बोला जाएगा, मंगोलिज्म। मंगोलिज्म को हिंदी में बोलते हैं मंदबुद्धि, मंदबुद्धि, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया पांचवा जो अब हमारी बीमारी पड़ रही है एनिमल डिजीज में, वो है डाउन सिंड्रोम। वो किसके अंदर हो सकती है, वो मेल और फीमेल दोनों बॉडी के अंदर हो सकती है। और कब होती है, जब ऑटोजोम्स में प्रॉब्लम आ जाती है तब ये बीमारी होती है। और ऑटोजोम्स के कितने पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं। और जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उसके 21वें पेयर के अंदर प्रॉब्लम आएगी, उसके 21वें पेयर के अंदर एक जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स्ट्रा करके ऐड हो जाएगा, और टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 47। और क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए थे, मतलब पेयर के अंदर होने चाहिए थे, ये यहाँ पर पेयर नहीं बना। तो उस तरह के जो इंसान को जिसको डाउन सिंड्रोम होगा, क्या क्या लक्षण दिखाएंगे देंगे, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसकी जो फिजिकली बॉडी शेप है वो इरेगुलर होगी, या गर्दन टेढ़ी हो सकती है, या 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां हो सकती हैं, 2 अंगूठे आ सकते हैं, मतलब कोई भी जो फिजिकली बॉडी शेप है उसकी वो इरेगुलर हो सकती है, ठीक है। दूसरा, उस इंसान का जो मेंटली, वो इंसान है जो वो मेंटली रिटायर्ड होगा, मतलब मानसिक तरीके से उसकी जो बुद्धि वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई मिलेगी। तीसरा पॉइंट, उसको इंसान को हम क्या कहेंगे, जिसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है उसको हम बोलेंगे मंगोलिज्म, मतलब मंदबुद्धि है वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है पटाउ सिंड्रोम, छठा पॉइंट है। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम भी दोनों बॉडी के अंदर हो सकता है, मेल बॉडी के अंदर भी और फीमेल बॉडी के अंदर। इसके ये बीमारी कब होती है, जब ऑटोजोम्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑटोजोम्स मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं, और ऑटोजोम्स कितने पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं। तो इस पटाउ सिंड्रोम के अंदर, जिसको भी पटाउ सिंड्रोम की डिजीज है, उसके 13th पेयर में प्रॉब्लम आ जाएगी, 13th पेयर के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम 13th पेयर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 13th पेयर के अंदर क्या था, A+B, 13वां पेयर के 2 क्रोमोसोम्स थे A+B, इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जो पेयर है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 46। एक स्वस्थ इंसान के शरीर के क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो यहाँ पर पेयर नहीं बनता। तो इस तरह के इंसान जिसको पटाउ सिंड्रोम की बीमारी है, उसको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। पहला, उसकी बॉडी में जो भी वो भोजन खाएगा उसका डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, भोजन नहीं पचेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उस पहला पॉइंट ये है, उसकी बॉडी में जो भी वो खाना पीना खाएगा उसका डाइजेशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, उसके लिप्स कटे हुए मिलेंगे, लिप्स कटे हुए मिलेंगे, उसके होठों पे कट लगा हुआ मिलेगा। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, ओठ कटे हुए मिलेंगे। और थर्ड पॉइंट है, वो जो है प्रीमेच्योर बेबी होगा, प्रीमेच्योर बेबी होगा, ठीक है। तो उसका जो बेबी होगा, जिसके भी अंदर मेल और फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके जो बेबी की मैच्योरेशन है, वो परिपक्वता है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उस तरह के इंसान के अंदर ये 3 तरह के जो सिम्टम्स है ये आपको
दिखाई देंगे। तो ये थी वीडियो आज हमारी एनिमल डिजीज की, जिसके अंदर हमने बताया जेनेटिक जो डिजीज होती हैं वो कैसे होती हैं और उसके कितने टाइप होते हैं। ये वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।